दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। और ये किस्सा जुड़ा हुआ है सादिक कालिया के साथ। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जो टॉप के 5 सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले शार्प शूटर हुए हैं, उनमें से एक सादिक कालिया था। उसके बारे में एक सवाल जवाब हुआ पिछले दिनों में। एक टीवी चैनल पे पॉडकास्ट चल रहा था जिसमें एक सीनियर पत्रकार एक सीनियर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से बात कर रहा था। पत्रकार है मेरे परम मित्र, छोटे भाई जैसे जितेंद्र दीक्षित, और दूसरी तरफ थोड़ा उससे उम्र में बड़ा लेकिन मेरे से छोटा, वो भी छोटे भाई जैसा है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, जिसके ऊपर फिल्म बन रही है अब तक 112। कमाल है, आप एनकाउंटर लोगों की जान लेके उनको मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके आप नंबर गिनते हो। 100 में से 112 मिल गए। खैर, वो आपकी ज़िंदगी है। फिल्म वालों की अपनी पैसा कमाने की एक तरकीब होती है, वो आप पे फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंसानों की ज़िंदगी कोई नंबर नहीं होती। एक डिफरेंट इशू उस पर बात करेंगे। लेकिन जो किस्सा उन्होंने सुनाया कि हमने जब सादिक कालिया को मार गिराया, उसका किस्सा सुनाया, और उसके बाद ये कहा कि सादिक कालिया डी गैंग के साथ कैसे जुड़ा। उन्होंने कहानी सुनाई कि उसको जब उसने छोटा शकील को फ़ोन किया कि मैं आपके गैंग में आना चाहता हूँ, तो छोटा शकील ने कहा ठीक आइए, लेकिन आपको इम्तिहान देना होगा। इम्तिहान ये था कि अपने बहनोई को मारो, बहन के पति का कत्ल करो, उसके बाद आपको हम अपने गैंग में लेंगे। और सादिक कालिया ने अपने बहनोई का कत्ल कर दिया और उसके बाद वो छोटा शकील गैंग जदाउद गैंग में शामिल हो गया। कत्ल करने के बाद वो अपने घर गया, बहन से माफ़ी मांगी और घर छोड़ के चला गया। ये किस्सा सुनाया प्रदीप शर्मा ने, जो अपने आप में एक फिल्मी कहानियों जैसी। अगर थोड़ा सा इसके फैक्ट तथ्य ढूंढे होते, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी कि असल बात है क्या। और इसके जवाब में मुझे हैरानी हुई जब मैं उनको बहुत प्रोफेशनल पत्रकार मानता हूँ, जितेंद्र दीक्षित को, वो इतना खुश हो गए जो बात सुन के कि जिसको प्रदीप शर्मा ने कहा ये मेरे 112 में से जो किस्से हैं उनमें से एक किस्सा है जो अनसुना किस्सा है। इसकी किसी को आज तक नहीं पता कि सादिक कालिया दाऊद गैंग के साथ कैसे मिला था और कौन सा इम्तिहान दिया था। तो जितेंद्र दीक्षित भी हंस के कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, हमने भी ये किस्सा नहीं सुना। और उसके बाद आगे ये ऐड किया कि इतने क्राइम रिपोर्टर थे यहाँ हैं जिन्होंने आपके साथ भी काम किया, उनको भी किसी को इस किस्से का पता नहीं है। दोस्तों, इसलिए मैंने आज का ये एपिसोड बनाया। जो लोग हमारी चैनल देखते रहे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, सबने हमारा एपिसोड नंबर वो देखा होगा जिसमें हमने इस पूरी वारदात के ऊपर एपिसोड बनाया था। और उस एपिसोड का नंबर है 318 बलजीत परमार फॉर यू चैनल के ऊपर। इस एपिसोड में हमने बहुत क्लियर बता दिया था कि असल में सादिक कालिया ने अपने बहनोई को नहीं बल्कि बहनोई के बड़े भाई को मारा था। ये 3.5 साल पहले ये हकीकत हम ज़माने के सामने ले आए थे, लेकिन फिर भी पत्रकार साहब कहते हैं कि हमने तो ये बात पहली बार सुनी। वो नहीं, उसके बाद एक और एपिसोड हमने बनाया था जिसका नंबर था 869, ये 2-1 साल पहले बनाया था। उसमें भी इस किस्से का पूरा जिक्र हमने किया। तो एक बार नहीं 2 बार हम खुलासा कर चुके हैं कि सादिक कालिया ने अपने बहनोई को नहीं, बहनोई के बड़े भाई को मारा था।
अब मैं आपको पूरा किस्सा छोटा सा एक बार फिर सुना देता हूँ। जिस बात की जिसकी बात प्रदीप शर्मा ने भी की है कि सादिक कालिया दाऊद के साथ मिलने के पहले अरुण गवली के साथ था, और उसी गैंग में अरुण गवली के साथ एक शख्स था जिसका नाम था रफ़ीक पटनी। दोस्तों, ये रफ़ीक पटनी जो है, ये अरुण गवली के का शार्प शूटर था, उसमें सादिक कालिया भी था, लेकिन इनको को अच्छा बड़ा काम गवली दे नहीं रहा था। अपने पुराने लोगों को बातचीत कर रहा था, उनसे काम करवा रहा था। तो ये थोड़ा परेशान था सादिक के, या इतने साल हो गए काम नहीं मिल रहा, तो उसने दाऊद गैंग ज्वाइन करने का फैसला किया। वहाँ पे छोटा शकील ने कहा कि आपका एक ख़ास रिश्तेदार है जिसका नाम है रफ़ीक पटनी, वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है, गवली के साथ काम कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, तुम उसको मारोगे तो हम तुम्हें अपने गैंग में ले लेंगे। और इस आदमी ने रफ़ीक पटनी को मार दिया। वो कैसे मारा वो ही बताते हैं आप। रफ़ीक पटनी रहता था पटनी कंपाउंड, जो दगड़ी चाल, जो अरुण गवली का अड्डा है, दगड़ी चाल से अगर हम 7 रास्ता जाते हैं, वहाँ पे लेफ़्ट साइड में कोई 200-250 गज की दूरी पे एक पटनी कंपाउंड आता है। वहाँ पे पटनी ख़ानदान के लोग ज़्यादा रहते हैं। एक पूरी बिल्डिंग का कंपाउंड है, उसका नाम ही पटनी कंपाउंड है। उसके दूसरे माले पे ये रफ़ीक पटनी रहता था। और जब इसकी मारने की सुपारी मिलती है, जब टेस्ट मिलता है, इम्तिहान मिलता है, तो ये सादिक कालिया वहाँ जाता है, उसको मार देता है। अब सुनते हैं ये रफ़ीक पटनी है कौन। सादिक कालिया का एक भाई था आरिफ कालिया, और उसके साथ फैमिली के और मेंबर और एक बहन थी जिसकी शादी इकबाल पटनी से हुई थी। इकबाल पटनी रफ़ीक पटनी का छोटा भाई है, और सादिक कालिया की बहन के साथ शादी होने के बाद इकबाल पटनी ये कंपाउंड छोड़ के, पटनी कंपाउंड छोड़ के अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के घर में रहने के लिए अग्निपाड़ा आ गया था। उसका कारण था, इकबाल पटनी की पहले एक शादी हो चुकी थी जिसमें उसके 3 बच्चे थे। बाद में बीवी से तलाक हुआ, कुछ हुआ, तो एक तरीके से घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसने दूसरी शादी की, जो सादिक कालिया की बहन और कालिया की बहन के साथ की। तो इसलिए इकबाल पटनी को अपना वो घर बार कंपाउंड छोड़ के ससुराल में आके रहना पड़ा। ये दूसरी बात, कुछ और भी बात हो सकती। और मैं बहुत सारे सादिक कालिया और आरिफ कालिया के परिवार के लोगों को जानता हूँ, उनसे मैंने बातचीत होती रहती, बहुत सालों से जानता हूँ। वहाँ से मैंने फिर ये इन्फॉर्मेशन दोबारा कंफर्म की, कहीं मेरी 3.5 साल पहले की हुई बात गलत नहीं हो। तो उन्होंने फिर कंफर्म किया कि आपकी बात सही है, प्रदीप शर्मा गलत कह रहा है, इसलिए मैंने आज का एपिसोड बनाया। हुआ ये कि क्योंकि छोटा शकील को मालूम था कि इकबाल पटनी जो है वो सादिक कालिया का जीजा है, और ये जो अरुण गवली का शूटर है रफ़ीक पटनी, वो उसका भाई है, तो रिश्तेदारी में ये कत्ल करेगा नहीं और हमारे गैंग में आएगा नहीं। छोटा शकील का मकसद एक ही था कि अगर ये काम कर देता है तो इनको एक अच्छा शूटर मिल जाता है, और दूसरी तरफ उनका एक दुश्मन मारा जाता है। रफ़ीक को छोटा शकील अपना दुश्मन समझता था। ये बात बिल्कुल गलत है कि सादिक कालिया ने अपने बहनोई को मारा। बहनोई तो उनके घर में ही रहता था, उसको मारने की ज़रूरत क्या थी। और हो सकता है कि अगर उसको कहा जाता कि अपने बहनों को मारो तो वो नहीं मारता, वो उसकी नेचर ऐसी थी। वो शकील के साथ मिलने के लिए अपने बहनोई का कत्ल नहीं करता। तो जो प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि छोटे भाई पहले रिसर्च कर लिया करो, पुलिस वाले को अच्छा
इन्वेस्टिगेटर भी होना चाहिए, रिसर्चर भी होना चाहिए। और मेरे मित्र छोटे भाई दीक्षित से भी मेरा कहना होगा, जितेंद्र दीक्षित से, कि पॉडकास्ट करने के पहले अपने सब्जेक्ट की रिसर्च कर लिया करो। मेरे से बात की होती, मैं आपको असली किस्सा बता देता। खैर, इसी इंटरव्यू में आगे चल के प्रदीप शर्मा कहते हैं कि सादे कालिया ने छोटा शकील को कहा कि मुझे हथियार दे दो, मैं उसको मार देता हूँ। तो छोटा शकील ने कहा, नहीं, हम हथियार से तो कोई भी मार सकता है, रिवाल्वर से, पिस्टल से, तुम उसको चॉपर से मारो, जिसको ऑनरेबल की भाषा में पथरा कहते हैं। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है। सादे कालिया हमेशा अपने साथ एक लोडेड 9mm की पिस्टल रखा करता था, जो उसके पास उस समय भी थी, और उसके परिवार वालों के कहने के मुताबिक ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि उसको चॉपर से मारना है, छुरे से मारना है, डुबो के मारना है, गला दबा के मारना है या गोली से मारना है। बात सिर्फ उसको मारने की हुई थी, रास्ते से हटाने की हुई थी। और ये कहते हैं कि तू उसको अकेला मारेगा, वो सब बातें गलत हैं। अब मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था और रफीक पटनी की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, ये दो आदमी थे, सादे कालिया के दोस्त। एक का नाम था अमजद और दूसरे का नाम था मुख्तार। ये उसके खास दोस्त थे। जब उसने छोटा शकील को प्रॉमिस किया कि मैं इसको रास्ते से हटा देता हूँ, तो वो पटनी कंपाउंड जाता है, दगड़ी चाल के नज़दीक, जहाँ पे ये रफीक पटनी रहता था, दूसरे माले पे, सेकंड फ्लोर पे। तो ये नीचे खड़ा रहता है सीढ़ियों पे, सादे कालिया, और अपने दोस्त मुख्तार और अमजद को भेजता है ऊपर कि उसको पकड़ के लाओ। ये दोनों ऊपर जाते हैं, उसके घर में घुसते हैं। पूरे कंपाउंड में कोई नहीं घुसा। सादे कालिया को देख के पूरे कंपाउंड वाले कोई सामने नहीं आया और रफीक को बचाने के लिए या पूछने के लिए कि सादे कालिया यहाँ क्या कर रहा है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के किस्से बहुत अजीब है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने के लिए। स्टूडियो में बैठ के कहानियाँ बनानी बहुत आसान होती है। तो ये दोनों उसको पिटाई करते हुए, बुरी तरह पीटते हुए सीढ़ियों से खींच के नीचे लाए। और जैसे वो नीचे आता है, सादे कालिया अपना गन निकालता है, लेकिन कुछ उसका लॉक जाम हुआ या कोई गड़बड़ हुई तो गन नहीं चली, फायर नहीं हुआ, पिस्टल लॉक हो गया। तो एक बैकअप अपने पास हमेशा सादे कालिया रखता था, चॉपर हमेशा रखता। उसको इसलिए चॉपर नहीं रखा था कि उसको छोटा शकील ने कहा था चॉपर से मारना है। वो वैसे ही एक हथियार रखता था कि एक हथियार कभी धोखा दे सकता है, तो दूसरा होना चाहिए। तो जब उसका वो पिस्टल नहीं चली 9mm की, तो उसने चॉपर निकाला। ये दोनों आदमियों ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, बुरी तरह पीटा हुआ था। इसने जो वार किया तो वो रफीक पटनी के सर पे लगता है और उसकी खोपड़ी ऊपर से, जो बाल वाला पोर्शन होता है माथे के ऊपर, वो अलग हो जाता है। आधा दिमाग उसका निकाल के ले जाता, वो जगह पे मर जाता और उसको वहीं पे छोड़ के ये लोग चले जाते। तो ये इनकी थ्योरी बना ली कि उसने चॉपर से मारा था, इसलिए क्योंकि उसको शकील ने बोला था चॉपर से मार। अरे भाई, कभी आप पुलिस वाले हो, कभी को आदमी किलर को बोलता है कि उसको तो चाकू से मारना, छुरे से मारना, कैसे मारना है? बात सिर्फ मारने की होती है, कैसे मारो ये आपका मामला है। खैर, ये कहानियाँ मरा लेते हैं, अभी फिल्म बननी है। फिल्म में ऐसे कहानियाँ किससे चलते हैं जिनमें आधा अफसाना, आधी सच्चाई, और उसके बाद वो उसको मार के अपने घर आ जाता। ये थी पूरी कहानी, कैसे मारा गया रफीक पटनी को, जिसका कोई जो सादे कालिया का बहनोई नहीं था, कुछ नहीं था। और जिस बहनोई के मरने की ये बात कर रहे हैं, इकबाल पटनी, उन भाई साहब की डेथ 2008 में होती है, नेचुरल डेथ होती है। ये किस्सा है 1996 का, जो पटनी को मारा। अब
रफ़ीक को मारा 96 में। और जो सादिक का बहनोई था, उसकी बहन का घर वाला, जिसकी 3 बेटियां हैं जो आज भी जिंदा हैं, मैं जानता हूँ सबको, वो 2008 में उसकी डेथ होती है। तो कहाँ गई आपकी थेरी प्रदीप शर्मा जी कि अपने बहनोई को 96 में मार दिया था? वो तो 2008 में मरा। सो ये किस्से कहानियाँ मैंने इसीलिए बनाने बंद कर दिए थे कि जब तक आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं हो तो आपको बहती गंगा में हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। हम तभी एपिसोड बनाते हैं जब कोई ख़ास अंदर की बात होती है। अब जो बात हम आपको 3.5 साल पहले और 2 साल पहले अपने दोनों एपिसोड में 859 और 318, ये आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं उनका स्क्रीनशॉट भी आपको साथ साथ में आप देख रहे होंगे। और उसमें जो हमने कहानी सुनाई वो उसके परिवार के लोगों से बात करके ही सुनाई है। और हम आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाते हैं जाते जाते, अब वो भी देख लीजिए। फिर जेल से वापस आता है और आने के बाद फिर उसकी जो नई उसकी जो तार मिलती है वो छोटा शकील के साथ मिलती है। तो छोटा शकील उसकी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए उसको एक काम बोलता है, और वो काम ऐसा था जो आम आदमी सोचे तो नहीं कर सकता। छोटा शकील उसको एक आदमी का कत्ल करने के लिए कहता है, अपनी वफादारी शो करने के लिए, और ये आदमी मान जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि शख्स कोई और नहीं, इसका अपना ही एक करीबी रिश्तेदार है। रिश्तेदारी भी ऐसी जो बहुत क्लोज की थी, नज़दीक की थी। सादिक कालिया और कालिया की एक बहन, उसका जो हस्बैंड था, उस हस्बैंड का बड़ा भाई, वो की कोई छोटा शकील के साथ कोई दुश्मनी थी। और छोटा शकील साजिद कालिया को उसको उस रिश्तेदार को मारने की हिदायत देता है कि अगर आप उसको मार सकते हो तो मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो सादिक कालिया ने उस शख्स को जो उसकी बहन का जेठ लगता था, जिसको हम कह देते हैं ब्रदर लॉ था, उसका कत्ल करता है। और उसके बाद वो छोटा शकील गैंग में काफ़ी करीब आता है उनके, और बहुत बड़े बड़े काम उसके बाद सादिक कालिया ने किए, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को जो कंट्रैक्ट किलिंग, जिनका ठेका डी कंपनी को छोटा शकील को मिलता था, वो काम उनके लिए सादिक कालिया ने करने शुरू किए। अब आप ये देखिए कि वो शख्स जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हों, जिनमें सबसे बड़ा उस जमाने का सेंसेशनल केस था गुलशन कुमार मर्डर केस। गुलशन कुमार को मारने में सादिक कालिया मेन शूटर था। उसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश तुगल को उसके ऑफिस में जाके मारने का काम सादिक कालिया ने किया। उसके बाद सो दोस्तों, आखिर में मेरी अपील है आप सब से, और जितेंद्र दीक्षित से और प्रदीप शर्मा जी से, कि आप कृपा करके हमारी जो दोनों एपिसोड 869 और दूसरा एपिसोड 318, जो हमने कई साल पहले बनाया था, पूरे किस्से की हकीकत बताई थी, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपकी आने वाली फिल्म में भी काम आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और दोस्तों, इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे थोड़े दिनों के बाद। मैं परिवार के टच में हूँ और वो लकीली मान गए हैं हमारे साथ हमारी चैनल पे बात करने के लिए। इन सारी बातों का ऑफिशियली आपका खुलासा भी कर देंगे। बहुत सारी तस्वीरें भी उन्होंने भेजी हैं जो आज मैं आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूँ। पहली बार सादिक कालिया की तस्वीर जो आज तक किसी ने नहीं देखी वो भी दिखाएंगे, और कालिया की तस्वीरें भी दिखाएंगे, इनके घर की, और दूसरा सारा
थोड़ा सा अंश मैंने आपको दिखाया, बाकी एक आपको उस इलाके की यात्रा भी कराएंगे। और ये दो भाइयों की जो जोड़ी थी सादिक और आरिफ की, जिसमें 40-45 मर्डर केसों की कहानी है, वो कहानी आपको पूरी तफसील से सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।